बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले डिडनल अल्सर्स आ जाते हैं। अल्सर हम किसे कहते हैं कि सुराख को कह रहे होते हैं अल्सर, ठीक है। ज़ख़म हुआ है और उसके बाद अगर उस ज़ख़म के नतीजे में सुराख वहाँ पर पैदा हो गया उस वॉल के अंदर, तो कहते हैं कि अल्सर जो है अब वो इस स्टेज पर पहुँच चुका है कि उसने परफोरेशन क्रिएट कर दिया वहाँ पर। डिडनल अल्सर्स को पेप्टिक अल्सर्स भी कह रहे होते हैं और ज़्यादातर जो अल्सर्स होते हैं वो पोस्टीरियर वॉल में सुपीरियर पार्ट में हो रहे होते हैं, यानी जो पायलोरिस होता है उसकी प्रॉक्सिमिटी 3 cm प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही अल्सर्स हो रहे होते हैं। अब अगर तो वो अल्सर डोडेनम की वॉल को परफोरेट कर देता है तो उसकी वजह से सारे जो डोडेनल कंटेंट्स होंगे वो कहाँ आएंगे, पेरिटोनियल कैविटी में, और पेरिटोनाइटिस काज करा देंगे। अब हमने कहा कि सुपीरियर पार्ट में होता है, तो भाई सुपीरियर पार्ट के पास कुछ स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे। लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज इस सुपीरियर पार्ट के करीब प्रेजेंट होते हैं, और जब अल्सर वहाँ पर होता है तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये उस अल्सर के साथ जुड़ जाते हैं और इन ऑर्गन्स की वॉल के अंदर भी एरोजन और अल्सरेशन शुरू हो सकती है। अल्सर जब होता है तो उससे ब्लीडिंग तो हो ही रही होती है, पर एक और मसला जो कि अल्सर के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज़ एरोजन ऑफ द गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोडुडेनल आर्टरी जो है वो सुपीरियर पार्ट ऑफ डुडेनम के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है, तो इसके केस में ये आर्टरी भी एरोड हो सकती है अगर अल्सर यहाँ पर प्रेजेंट है, और फर्दर हैमरेज की कंडीशन डेवलप होगी जिसकी वजह से फिर वही बात है कि भाई पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। फिर डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाती हैं मेसोडुडेनम के अंदर। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, स्टिल वो ये बता रहे हैं कि एंटायर डुडेनम के पास फीटल पीरियड के अंदर एक मेजेंटरी मौजूद होती है, लेकिन ये अक्सर जो इसके पार्ट ऑफ द मेजेंटरी होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज़ कर जाता है क्योंकि ट्रांसवर्स कोलन प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, क्योंकि मेसोडुडेनम की एब्डोमिनल वॉल के साथ एक सेकेंडरी अटैचमेंट होती है, एक फेशिया के थ्रू अटैचमेंट होती है। इसके हमें ये फ़ायदा होता है कि हम डुडेनम और पेंक्रियाज को सेपरेट कर सकते हैं, यानी अगर हमने कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम सर्जिकल मोबिलाइजेशन कर सकते हैं डुडेनम और पेंक्रियाज की विदाउट डिस्टर्बिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ एनी अदर ऑर्गन, जैसे किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, एट्सेट्रा, ठीक है। फिर आ जाते हैं पैराडिडनल हर्नियास। ड्यूडेनम जेजनम के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, इन दोनों का जो जंक्शन होता है यहाँ पर जो फ्लेक्चर बन रहा होता है इसके करीब हमारे पास कुछ फोल्ड्स होते हैं, कुछ फोसाज होते हैं इसके अराउंड, इस फ्लेक्चर के अराउंड कुछ रिसेसिस प्रेजेंट होती हैं, यानी आप ये समझ लें कुछ पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं इस फ्लेक्चर के अराउंड, जिन्हें हम कहते हैं पैराडिडनल फोल्ड्स एंड फोसाज, ठीक है। अब ये जो फोल्ड्स एंड फोसा है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दे आर लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द असेंडिंग डुडेनम, असेंडिंग पार्ट जो है डुडेनम का उसके लेफ़्ट साइड पर ये मौजूद है। लूप हो इंटेस्टाइन का और वो इस पॉकेट के अंदर एंटर हो जाए तो वो भाई वहाँ पर स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो हर्निया, इस हर्निया को हम कहते हैं पैराडिडनल हर्निया। अब पैराडिडनल हर्निया की अगर रिपेयर करनी है तो उसमें हमने ख्याल रखना है कि हम कहीं इन्फीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी या इन्फीरियर मेजेंटेरिक वेन या जो असेंडिंग ब्रांचेस होती हैं लेफ़्ट कॉलिक आर्टरी को, उनको डिस्ट्रॉय ना कर दें बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड विद दीज पॉकेट्स। ऑपरेशन वगैरह है उसके अंदर हमने इंटेस्टाइन ओपन किया, मतलब उसमें हमने एब्डोमिनल इंसिजन दिया है, उसमें हमें इंटेस्टाइन नज़र आ रही है। अब हमें ये नहीं पता लग रहा कि उसका कौन सा एंड टूवर्ड्स द माउथ प्रेजेंट है और कौन सा एंड अवे फ्रॉम द माउथ प्रेजेंट है, जैसे हम ओरेड एंड एबोरेड एंड कह रहे होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। तो उसका करना होता है कि हमें उससे थोड़ा सा अनवाइंड भी करना पड़ता है इंटेस्टाइन को, ठीक है। उसकी जो लूपिंग होती है इतना अनवाइंड करना होता है जब तक हमें अंदाज़ा हो जाए। तरीका इसका ये होता है कि हमने इंटेस्टाइन और उसकी मेजेंट्री को फील करना होता है और उसे फॉलो करना होता है अपने फिंगर्स से टूवर्ड्स द रूट ऑफ मेजेंट्री, और जब हम रूट ऑफ मेजेंट्री हमें मिल जाए तो फिर थोड़ा सा हम इंटेस्टाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्रेनियल एंड कौन सा इंटेस्टाइन का और कॉर्डल एंड कौन सा। क्रेनियल एंड ऑरेड एंड होता है और कॉर्डल एंड फिर एबोरेड एंड होता है। सो दैट्स द वे वी फाइंड इट। इस्कीमिया ऑफ द इंटेस्टाइन, अगर तो वैसा रेक्टा जो है वो ऑक्लूड हो गई है, एम्बोलस है, थ्रोम्बस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो भी वजह, तो उसकी वजह से उस पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन का इस्कीमिया हो जाएगा, वहाँ पर नेक्रोटिक टिश्यू डेवलप हो जाएगा, यानी अब वहाँ पर एक इलियस यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन डेवलप हो जाएगी विच विल बी ऑफ पैरालिटिक टाइप, ठीक है। अब इस इलियस के साथ पेन भी होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, वॉमिटिंग होगी, फीवर भी होगा, डिहाइड्रेशन भी होगी। फर्दर अब वो ये बता रहे हैं कि अगर तो हार्ट की तरफ से ये एम्बोलस आया है, इन्फीरियरली हार्ट सर मतलब जो ब्लड पम्प किया हार्ट ने उसके साथ इन्फीरियरली ये एम्बोलस आया है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिसेंडिंग अयोटा से आता हुआ ये एम्बोलस सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के अंदर लॉज कर जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग लॉज्ड इन एनी अदर एब्डोमिनल ब्रांच, क्योंकि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जो होती है वो लेस एक्यूट एंगल पर प्रेजेंट होती है विद द अयोटा।
बाकी फिर वो ये बता रहे हैं कि अगर तो इस कंडीशन को हम अर्ली डायग्नोज कर लें तो फिर हम जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है उसको सर्जिकली क्लियर कर सकते हैं। और इसे हम डायग्नोज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टीरियोग्राम। मैकुलस डायवर्टिकुलम या इलियल डायवर्टिकुलम क्या होता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट जो एम्फेलोएंटेरिक डक्ट थी या योग साक थी उसका अगर उसका रेमनेंट रह गया तो उसे हम कह रहे होते हैं इलियल डायवर्टिकुलम। ये फिंगर लाइक आउट पाउचिंग की तरह अपीयर हो रहा होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के भी एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर से। फॉर एग्जाम्पल ये है ना इंटेस्टाइन, तो इसकी मेजेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये मेजेंटेरिक बॉर्डर होगा और ये वाला बॉर्डर एंटी मेजेंटेरिक बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये प्रेजेंट होता है और ईदर इट विल बी अटैच टू द अम्बलाइकस और इट विल बी फ्री, ठीक है। और अगर तो अब इसका मसला क्या होता है कि अगर तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर ये पेन प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरह की पेन जिस तरह की पेन अपेंडिसाइटिस के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर आप इसकी म्यूकोजा का पूछें तो वो म्यूकोजा जो होती है इसकी वो इलियल टाइप होती है, यानी अगर कोई गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन वगैरह करनी है थोड़ी बहुत ये भी कर सकता है। रेट्रोसीकल अपेंडिक्स। रेट्रोसीकल अपेंडिक्स पता है क्या होता है? जो अपेंडिक्स 11 o'clock पोजीशन में हो उसे रेट्रोसीकल अपेंडिक्स कह रहे होते हैं। अब ये जो अपेंडिक्स होता है ये सुपीरियरली टुवर्ड्स द जो राइट कॉलिक फ्लेक्चर होता है, इस तरह होगा ना अपेंडिक्स, इस तरह से 11 o'clock पोजीशन में प्रेजेंट होता है और इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट कॉलिक फ्लेक्चर और ये मोबाइल होता है। अब मसला ये है कि अगर तो ये पेरिटोनियल कवरिंग जो है सीकम की उसके भी नीचे प्रेजेंट है, या तो वो सीकम के साथ फ्यूज़ हो सकता है या तो वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ फ्यूज़ हो सकता है। मसला यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि भाई अगर तो इसकी होगी इन्फ्लेमेशन तो इसका रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होना है। फॉर स्पेशली अगर आप लेप्रोस्कोपी के नज़रिए इसका रिमूवल करना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन के एक अपेंडिक्स की एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है उससे पता लगता है कि अब उस अपेंडिक्स ने फर्दर सिम्टम्स किस तरह के प्रोड्यूस करने हैं, मस्कुलर स्पैज्म किस जगह पर होना है और टेंडरनेस कहाँ पर प्रोड्यूस होनी है जब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। जो अपेंडिक्स की बेस है वो टिपिकली जो लोअर राइट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर लाई कर रही होती है, जस्ट डीप टू द मैकबर्नीज पॉइंट। अपेंडिसाइटिस पे हम चलते हैं। अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हुई है और सिवियर एब्डोमिनल पेन इसके केस में हो रही होती है। अगर हम खुद प्रेशर अप्लाई करें मैकबर्नी पॉइंट पर, क्योंकि बिल्कुल उसके नीचे नॉर्मली अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम टेंडरनेस और मैक्सिमम पेन वगैरह प्रोड्यूस होती है। अगर हम यंग लोगों की बात करें तो उनके अंदर अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? क्योंकि भाई कोई लिम्फेटिक फॉलिकल थी उसका हाइपरप्लेजिया हुआ है और उसने ल्यूमन जो था अपेंडिक्स का उसे ऑक्लूड कर दिया। ओल्डर पीपल की अगर हम बात करें तो उनके अंदर क्या सीन हो रहा होता है कि कोई भी फीकलेथ या कॉर्पोरेलेथ है या फीकल मैटर जो है उसकी कंसंट्रेशन बन गई है। अब सेक्रीशंस जो हैं अगर अपेंडिक्स से वो एस्केप नहीं कर पा रही, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ द फीकल मैटर बनी है वो ब्लॉक कर देगी ना, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगी कि जो सेक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो अपेंडिक्स से नहीं निकल रही, तो वहाँ पर अपेंडिक्स ने स्वेल हो जाना है। उसने भाई अपनी विसरल पेरिटोनियम को स्ट्रेच करना है जिसकी वजह से पेन कॉज होनी है। सबसे पहले वो पेन जो बता रहे हैं, पेन सबसे पहले स्टार्ट होती है इन द पेरी अम्बेलिकल रीजन। बाद में क्या होता है कि भाई सिवियर पेन जो होनी होती है वो फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हो रही होती है क्योंकि पैराइटल पेरिटोनियल लाइनिंग जो है वो इरिटेट हो रही होती है। अगर हम थाई को एक्सटेंड करेंगे हिप जॉइंट पर तो उसकी वजह से पेन हो रही होती है। अपेंडिक्स के रीजन में स्वास और इलियकस मसल बना रहे होते हैं ये जो पेरिटोनियल लाइनिंग है, पैराइटल पेरिटोनियल की लाइनिंग, ठीक है। अब एक्यूट इन्फेक्शन जो होता है अपेंडिक्स का उसकी वजह से क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है इन द अपेंडिकुलर आर्टरी, यानी थ्रोम्बोसिस कॉज हो सकता है जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा और फर्दर फिर गैंग्रीन कॉज हो जाएगा और इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स की परफोरेशन कॉज हो सकती है। फिर अगर तो अपेंडिक्स भाई रप्चर हो गया तो फिर शुबा पेरिटोनाइटिस कॉज हो जाएगा। एब्डोमेन में बहुत शदीद पेन होगी, नोज़िया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल रिजिडिटी होगी, मसल्स रिजिड हो जाएंगे, ठीक है। पहले भी हमने यही पढ़ा कि एक्सटेंशन ऑफ द थाई एट हिप जॉइंट जो है दैट इज़ एलिसिटिंग द पेन, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ राइट थाई विल बी एमिलियोरेटिंग द पेन, क्योंकि उसकी वजह से जो राइट स्वास हैं उसको वो रिलैक्स हो जाता है एंड विच इज़ वन ऑफ द मसल फॉर्मिंग द पैराइटल पेरिटोनियम एट द रीजन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को निकालना पड़ गया तो उसकी वजह से हमें ग्रेडाइन एनसीएन देना पड़ता है, ट्रांसफर्स एनसीएन देना पड़ता है एट द मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। ग्रेडाइन एनसीएन क्या होता है कि हमारे पास जो स्पाइनो अम्बेलिकल लाइन होती है उस पर एक परपेंडिकुलर एनसीएन दे रहे होते हैं जिसे हम ग्रेडाइन एनसीएन कह रहे होते हैं। जब भी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो टेंडरनेस और जो दीगर सिम्टम्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है, एक्चुअल लोकेशन इस तरह हमें पता लग रही होती है। बाकी फिर वो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी के बारे में बता रहे हैं कि
लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी आजकल यूज़ हो रहा होता है फॉर रिमूविंग द अपेंडिक्स। पेरिटोनियल कैविटी जो होती है उसको मतलब लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेक्टिंग एक बड़ा सा कट, हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और वहाँ पर से हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमने एंटर कर दी तो उसने क्या किया, उसने एब्डोमिनल वॉल को डिस्टेंड कर दिया और हमें प्रॉपर वर्क स्पेस प्रोवाइड कर दी, प्रॉपर जगह प्रोवाइड कर दी कि हमें नज़र भी आ जाए। फिर स्कोप को हम पास करते हैं थ्रू द स्मॉल इंसियन जो कि हमने इंटरलेटरल एब्डोमिनल वॉल में दिया हुआ है, ठीक है। हमें 1 या 2 इंसियन चाहिए होते हैं क्योंकि हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी इन्हीं इंसियन से पास करने होते हैं ताकि हम अपेंडिक्स और उसकी जो रिलेटेड वेसल्स हैं मतलब उसके जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है वाइल परफॉर्मिंग द अपेंडेक्टमी, उन तक एक्सेस हासिल कर सकें। अनयूजुअल केसेस में क्या होता है कि माल रोटेशन ऑफ द इंटेस्टाइन या सीकम डिसेंड नहीं किया हुआ तो अपेंडिक्स जो है वो लोअर राइट क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अगर तो सीकम जो है वो बहुत हाई है, यानी जिसे सब हेपेटिक सीकम कह रहे होते हैं, तो फिर अपेंडिक्स जो होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है और पेन भी वहीं पर हो रही होती है, फिर पेन भी लोअर राइट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं हो रही होती। सो दैट्स व्हाई एज वी मेंशन्ड अर्लियर कि पेन एंड टेंडरनेस एट एनी पॉइंट इज द मेजर साइन विच विल बी गाइडिंग अस द एग्जैक्ट लोकेशन के जहाँ पर अपेंडिक्स प्रेजेंट है। मोबाइल असेंडिंग कोलॉन का मतलब ये होता है कीलियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलॉन के पास तो मेसेंटरी है, लेकिन सीकम और जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलॉन है वो अब नॉर्मली मोबाइल है। इस केस के अंदर वॉल्वुलस जो होता है वो प्रोड्यूस हो सकता है, यानी रिस्क है, ये चांसेस हैं कि वॉल्वुलस प्रोड्यूस हो जाए। वॉल्वुलस हम किसे कहते हैं कि भाई ट्विस्टिंग हो जाए इंटेस्टाइन की और वो फिर ट्विस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दें, ठीक है। सीकोपेक्सी हम कह रहे होते हैं कि हम फिक्सेशन कर देते हैं इस चलती फिरती मोबाइल इंटेस्टाइन की ताकि ये ट्विस्ट ना कर जाए, अपने आप में लूप्स ना प्रोड्यूस कर जाए, ताकि हम किसी वॉल्वुलस या जो ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन है उसको अवॉइड कर लें। इस एंकरिंग पोजीशन के अंदर हम टीनिया को लाए जो होता है सीकम का और जो प्रॉक्सिमल असेंडिंग कोलॉन होती है उसको सूचर कर देते हैं टू द एब्डोमिनल वॉल। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज़ के अंदर कोलॉन की स्वेयर इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन हुई होती है कोलॉन या रेक्टम की। कुछ केसेस में हमें कोलेक्टमी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसके केस में हम टर्मिनल इलियम और कोलॉन को और रेक्टम को और एनल किनाल को रिमूव कर रहे होते हैं। ये कोलेक्टमी परफॉर्म करने के बाद हम इलियोस्टमी परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हम आर्टिफिशियल ओपनिंग बना लें इलियम की थ्रू द स्किन ऑफ द एंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। क्योंकि हमने रेक्टम एनल किनाल सब कुछ रिमूव कर दिया तो हमें एक ओपनिंग चाहिए जहाँ पर से इसको हम ड्रेन कर सकें, तो उसकी वजह से हमें एक एंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल पर आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ती है जिसे हम स्टोमा या माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ ना, तो एक स्टोमा हम क्रिएट कर रहे होते हैं जिसे हम इलियोस्टमी कह रहे होते हैं। और फिर जो टर्मिनेटिंग इलियम है उसकी कंटिन्यूएशन में एक ओपनिंग डेवलप हो जाती है ताकि इसके कंटेंट्स जो है वो यहाँ पर से एम्प्टी हो सकें, उसके जो तमाम कंटेंट्स हैं। अब भाई कोलेक्टमी कर ली तो उसके एक फॉलोइंग, अगर तो पार्शियल कोलेक्टमी की है तो उसकी वजह से कोलियोस्टमी करनी पड़ती है, या जिसे हम कह रहे होते हैं सिग्मोइडोस्टमी। आर्टिफिशियल क्यूटेनियस ओपनिंग बना रहे होते हैं फॉर द टर्मिनल पार्ट ऑफ कोलॉन, यानी डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना पार्ट ऑफ द टर्मिनल इंटेस्टाइन रिमूव किया है उसकी बेस पर हमें वहाँ पर एक स्टोमा या एक ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ती है फॉर द सेक ऑफ एम्प्टिंग ऑफ स्टफ। ऑस्टमी होती है, परमानेंट भी कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं। कभी कभार सर्जन इस तरह करते हैं कि वो एक टेम्परेरी ऑस्टमी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उतनी देर में तमाम जो एनास्टमोसिस वगैरह और स्ट्रक्चर्स हैं वो हील कर जाएँ। इंश्योर करा रही होती है कि अब फीकल कंटेंट्स उस ऑस्टियम या उस स्टोमा के थ्रू पास करें, ना कि उस पार्ट से पास करें जिस पर अभी हमने सर्जरी प्रोवाइड किया, ताकि उसके अंदर जो एनास्टमोसिस डिस्टर्ब हो गई हैं उनको हीलिंग का प्रॉपर टाइम मिल जाए, ठीक है। अगर तो एनास्टमोसिस के अंदर कोई इम्परफेक्शन है तो उसकी वजह से लीकेज कॉज हो जाएगी और पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। तो इस सारी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए वी कैन गो टूवर्ड्स द टेम्परेरी ऑस्टमी डेवलपमेंट। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि अगर आपने कोलॉन के अंदर का सारा जो है वो ऑब्ज़र्व करना है ना स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कोलोनोस्कोप। प्रोसीजर को हम कहते हैं कोलोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोप क्या होता है कि ये एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप होता है। बाकी फिर वो ये बता रहे हैं कि सिग्मोइड कोलॉन का अगर आपने अंदर से सब कुछ ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए सिग्मोइडोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक शॉर्टर एंडोस्कोप होता है और इसके प्रोसीजर को सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो हम इन एंडोस्कोप्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं, ताकि हमने कोई छोटा मोटा सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हम इसी तरह कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल बायोप्सी लेनी है, पोलिप को रिमूव करना है, तो वो हम एंडोस्कोप के अंदर से ही स्मॉल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पास करके तो ये काम कर लेते हैं। फिर आ जाता है कोलोरेक्टल कैंसर, सिग्मोइड कोलॉन।
रेक्टम या असेंडिंग कोलॉन के अंदर अपेयर हो रहे होते हैं। अक्सर यही होता है कि सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम के जंक्शन पर अपेयर हो रहे हों। जो कोलोरेक्टल कैंसर्स होते हैं उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन के किस जगह पर वो प्रेजेंट हैं। जैसे अगर तो असेंडिंग कोलॉन के अंदर ट्यूमर प्रेजेंट है तो वो औरतों और बूढ़े लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, जबकि अगर मैं रेट्रोसिग्मोइडल ट्यूमर्स की बात करूँ तो वो मेन के अंदर और यंगर पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर से डिसेंडिंग कोलॉन के ट्यूमर्स की बात करूँ तो भाई वो इतने कॉमन ही नहीं होते। डायबिटिकुलोसिस में इवेजिनेशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं कोलॉन के म्यूकोसा की, और वो इंटेस्टाइन के साथ साथ प्रोड्यूस हो रही होती है, मिडल एज और एल्डरली लोगों में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कोलॉनिक डायबिटिकुला जो होते हैं वो ट्रू डायबिटिकुला नहीं हो रहे होते, ट्रू डायबिटिकुला नहीं होते क्योंकि वो सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन की आउट पाउचिंग होती है, इवेजिनेशन होती है, वो पूरा जो है ना उसको नहीं इन्वॉल्व कर रही होती, होल वॉल ऑफ कोलॉन इवेजिनेट नहीं कर रही। मसल फाइबर्स जहाँ पर से वीक है वहाँ पर से इवेजिनेट कर जाता है कोलॉनिक डायबिटिकुला। अक्सर जो कोलॉनिक डायबिटिकुला होता है वो हो रहा होता है ऑन द मेजेंटेरिक साइड ऑफ टू नॉन मेजेंटेरिक टीनिया कोलाई, जहाँ पर न्यूट्रेंट आर्टरी जो होती है मसल कोड को परफरेट कर रही होती है ताकि बस अपनी म्यूकोसा तक पहुँच सके। तो ये एक काइंड ऑफ वीक पॉइंट होता है, तो यहाँ पर से कोलॉनिक डायबिटिकुला डेवलप हो जाता है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, ये रप्चर कर सकती हैं, जिसकी वजह से डायबिटिकुलाइटिस प्रोड्यूस हो सकता है और उसकी वजह से हेमरेज हो जाएगा। अगर तो हाई फाइबर डाइट है तो उसकी वजह से डायबिटिकुलोसिस कम हो रहा होता है। वल्वुलस ऑफ सिग्मोइड कोलॉन, वल्वुलस किसे कहते हैं कि ट्विस्टिंग और मोबाइल लूप बन गया है सिग्मोइड कोलॉन मीज़ोकोलॉन का, जिसे हम वल्वुलस ऑफ सिग्मोइड कोलॉन कह रहे होते हैं। ट्विस्टेड सेगमेंट से पहले वाला जो पार्ट है सिग्मोइड कोलॉन का, उसकी और डिसेंडिंग कोलॉन के जो ल्यूमन है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। वजह से जो लूप पार्ट है सिग्मोइड कोलॉन का, उधर इस्कीमिया और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, विच कैन फर्दर लीड टू अ कंडीशन जिसमें फीकल इन्फेक्शन हो जाए, कि वहाँ पर एक हाइडेंट फीसिस का मैस क्रिएट हो जाए जो कि अब फर्दर आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है। और फिर नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है और जो सेगमेंट इन्वॉल्व है उसका, यानी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं।